अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन भी बॉटनी का एक कोर्स कोड है और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर है जी, एटमॉस्फेयर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होती है, कि कौन कौन सी चीज़ें एयर को पोल्यूट करती हैं, कैसे करती हैं, क्यों करती हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो अल्ट्रेशन और चेंज इन फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन ऑफ एयर इज टर्म्ड एज एयर पोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो हवा मौजूद है, अगर वो साफ़ नहीं है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, केमिकल कंपोजिशन उसकी चेंज हो रही है, तो उसको हम टर्म करेंगे कि वो एयर पोल्यूशन है। एयर जो है हमारी साफ़ नहीं है, वो पोल्यूट हो चुकी है। अब पोल्यूशन के कई रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न इसका तो है पोल्यूटेंट्स, दैट एनीथिंग that pollute our environment is termed as pollutant. That can be smoke, that can be harmful gases, harmful substances that accumulate in air और उसको pollute कर देते हैं। उसके बाद बात करें तो एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर ही पोल्यूशन एक्यूमुलेट हो रही है। तो एटमॉस्फेयर को देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। gaseous layer surrounding the earth is known as atmosphere। इसका मतलब ये है जी कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो फिज़ा है, जो एक गैशियस लेयर बनी हुई है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है और इसके इर्द गिर्द गैसेस का जो एक पूरी लेयर बनी हुई है, उसको हम कह रहे हैं जी एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। मोस्टली इसकी 4 लेयर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जिनके अंदर आ जाता है जी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। अब ये जो सारी लेयर्स हैं, ये किस बेस पे हमने इन लेयर्स को डिफरेंट नेम्स दिए हैं? हमने ये नेम्स दिए हैं डिस्टेंस की बेस पे। फॉर एग्जांपल, ये एटमॉस्फेयर है या अर्थ है, इससे अगर जो सबसे कम फासला है वो है जी हमारी ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आ जाती है जी स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद सो ऑन, मीजो एंड थर्मो। तो इसका मतलब ये है जी, हमने इन लेयर्स को डिस्टेंस की बेस के ऊपर डिफरेंशिएट किया है कि उनका जमीन से फासला कितना है। अब एटमॉस्फेयर का इतना रोल क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई सो एसेंशियल? सो ये देखते हैं जी इतनी इसेंशियल क्यों है। बिकॉज लाइफ सस्टेनिंग ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है। हमारी एटमॉस्फेयर, जैसे हमने पहले कहा, गैशियस लेयर का एक मिक्सचर है, तो इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है दैट इज ऑक्सीजन, और उसकी कंपोजिशन देखते हैं तो उसकी परसेंटेज देखें तो वो 21% ऑफ द टोटल मैस है बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्योंकि हमें पता है कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमारे सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एनिमल्स और प्लांट्स ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। एटमॉस्फेयर अब क्या करती है, कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज कर रही है एनर्जी एंड मैटर विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के दूसरे कंपोनेंट्स की बात की जाए तो दूसरे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लिथोस्फेयर, सेकंड वन इज हाइड्रोस्फेयर, थर्ड वन इज बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर के अंदर हमारे पास आ जाती हैं रॉक्स वगैरह, हाइड्रोस्फेयर के अंदर वाटर के कंटेंट्स आ जाते हैं, बायोस्फेयर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, इसके अलावा और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइक्रोब्स हैं जो कि लाइफ को
एक ज़रूरी पार्ट बना रहे हैं अर्थ का, वो सारे बायोस्फीयर के अंदर आ जाते हैं। तो कोई भी चीज़ अकेले सरवाइव नहीं कर सकती। इसी तरह एटमॉस्फेयर का लिंक भी इन तीनों कंपोनेंट्स के साथ है जी। अब एटमॉस्फेयर की बात करें कि एटमॉस्फेयर कहाँ से एक्सटेंड होती है, कहाँ से शुरू होती है, अर्थ के बियॉन्ड। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम अ फ्यू मीटर्स बिलो द अर्थ सरफेस और वाटर सरफेस टू ए हाइट ऑफ अबाउट 60,000 किलोमीटर। अगर हम अर्थ से उसका फासला देखें एटमॉस्फेयर का, तो ये बनता है जी राउंड अबाउट 60,000 किलोमीटर्स का। इतना डिस्टेंस होगा अर्थ से, तो वहां से एटमॉस्फेयर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बात करें तो 90% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल ये है जी अर्थ, इसके बाहर है जी एटमॉस्फेयर, अर्थ के ग्राउंड से 90% तो एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाती है। 90% अगर ज़मीन से फासला देखा जाए इसका तो। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं जी एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर की नेचर क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, सबसे पहले जी मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है। पहली गैस देखी जाए जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हाई है, दैट इज़ नाइट्रोजन। परसेंटेज देखी जाए तो 78% है, जो कि एक बहुत ह्यूज परसेंटेज है बाय वॉल्यूम। उसके बाद ऑक्सीजन देखी जाए, मैंने आपको पहले बता दिया था जी 21% है। आर्गोन 0.9%, मतलब ये ट्रेस गैसेस में आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज देखी जाए तो वो 0.04%। उसके अलावा ट्रेस गैसेस के अंदर इसके अंदर हो जाती है, हीलियम प्रेजेंट होती है, क्रिप्टॉन है, आर्गोन है, इसी तरह दूसरी गैसेस जो कि बहुत कम अमाउंट में या कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं, और उनको हम कह रहे हैं जी ये है हमारे पास ट्रेस गैसेस। अब एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस चेक करें, एटमॉस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। लाइफ सस्टेनिंग ऑक्सीजन है इसके अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत से दूसरे साइकिल्स चल रहे हैं जिनको हम बायोजियो साइकिल्स कहते हैं। एक ऑक्सीजन साइकिल है। ऑक्सीजन साइकिल का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज, दैट इज टर्म्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। उसके बाद उसके बाद हम बात करते हैं हमारा ऑक्सीजन साइकिल, मैंने एक्सप्लेन किया आपको। उसके बाद हैं जी इसी तरह और बहुत से बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं जिसके अंदर कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये जस्ट एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट किया है। उसके बाद कनेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर विद हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अच्छा व्यूअर्स, आपसे ये कहना था कि अगर आपको मेरे लेक्चर में या मेरे मेथड में कोई चीज़ ऐसी है जो आप ऐड करना चाहते हैं, या राइटिंग की समझ नहीं आ रही, आपको एक्सेंट की समझ नहीं आ रही, या किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई सजेशन है आपके पास रिलेटेड टू और कंटेंट और वीडियो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई मेथड और माई लेक्चर डिलीवरिंग स्टाइल। ठीक है जी, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सजेशंस का। तो फर्दर मूव करते हैं जी सोलर रेडिएशंस के बारे में कि सोलर रेडिएशंस क्या होती हैं। सोलर का मतलब जहाँ पे भी आए दैट मीन्स रिलेटेड टू सन, रिलेटेड टू सनलाइट। सोलर रेडिएशंस कहते हैं शुआओं को। एटमॉस्फेयर जो है एक ट्रांसपेरेंट लेयर है अर्थ के इर्द गिर्द। उसके अंदर से क्या सोलर रेडिएशंस पास करती हैं। जब सोलर रेडिएशंस पास करती हैं तो वो डिफरेंट एरियाज तक पहुंच जाता है वो काम। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, यहां से सन रेज आएंगी, सोलर रेडिएशंस, ये अब अर्थ के ऊपर फॉल करती हैं, फॉल करेंगी,
ट्रीज भी एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट्स भी एब्जॉर्ब करेंगे, एनिमल्स भी जो हैं वो भी सनलाइट को एंजॉय करेंगे। उसके अलावा माइक्रोब्स के अंदर जो उनको ज़रूरत है वो ले लेंगे। उसके बाद ओशंस के अंदर भी ये सनलाइट ट्रैवल करेगी, पानी की सतह पे पहुंचेगी, ज़मीन पे पहुंचेगी, और जिस ऑर्गेनिज्म को जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो उतनी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे। उसके बाद सोलर रेडिएशन की बात करें तो सोलर रेडिएशन को भी लाइफ सस्टेनिंग कहा गया, बिकॉज एज यू नो सन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। सोलर रेडिएशन एक ओनली सोर्स है एनर्जी सप्लाई करने का फोटोसिंथेसिस के अंदर। उसके बाद फोटोसिंथेसिस की बात करें, आपको पता है जी फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, फोटोसिंथेसिस कुछ ग्रीन एल्गी भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस हमारे फूड चेन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स फूड की इसी से पूरी होती हैं। हम ह्यूमंस हैं, हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं वेजिटेबल्स का। जैसे आजकल आपको पता है सर्दियाँ चल रही हैं, हर बंदे को साग चाहिए ही चाहिए। साग कहाँ से आ रहा है, ग्रीन है, प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा पालक है, वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, प्लांट्स हैं। तो इसी तरह से एनिमल्स जो चारा खाते हैं, अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो एनिमल्स तो अपना चारा ही नहीं हासिल कर सकेंगे, बेसिक नीड ही नहीं उनकी पूरी होगी, फूड नहीं होगी। और ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है सनलाइट के ऊपर। अगर सनलाइट ही सही से नहीं प्रोवाइड की जाएगी प्लांट्स को तो पौधे तो ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब सीड को सो किया जाता है तो वो धूप में किया जाता है, ताकि पौधे को पूरी न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर से वो ग्रो कर पाए एक सनलाइट के मीडियम में। उसके बाद ये सपोर्ट करता है दूसरे लाइफ सिस्टम्स को, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है एनिमल्स का लाइफस्टाइल, और हम जो ह्यूमंस हैं वो इनटेक करते हैं प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि ये जो सोलर रेडिएशन है वो हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही क्रिएट करें, इसका नेगेटिव रोल भी है। पहले हमने इसके पॉजिटिव रोल की बात की, अब हम इसके नेगेटिव रोल की तरफ आते हैं। नेगेटिव रोल देखा जाए तो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर। यूवी रेज, ये रेज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। इनकी वजह से स्किन कैंसर, कैटरेक्ट्स, आई कैंसर, ये सारी डिजीज़ यूवी रेज की वजह से हो रही हैं। आजकल हमें डर्माटोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं जी आप बाहर जाएं तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, क्योंकि ये जो यूवी रेज होती हैं ये हमारी स्किन को इस कदर डैमेज कर देती हैं, हमारी स्किन सेल्स को डेड कर देती हैं, और जिसकी वजह से हमें स्किन प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, और इवन के स्किन कैंसर भी यूवी रेज की वजह से कॉज हो सकता है। और रेडिएशंस कोई भी हों, रेडिएशंस का अगर एक अमाउंट है, एक कंसंट्रेशन है, सही लेवल तक प्रॉपर अमाउंट है तो वो ठीक है। अगर उससे वो एक्सीड करता है तो रेडिएशंस आर ऑलवेज हार्मफुल इफ दे एक्सीड द नॉर्मल लेवल। उसके बाद ओजोन लेयर, ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है हार्मफुल यूवी रेज से। ये एंटार्क्टिका के रीजन में प्रेजेंट है। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, ओजोन लेयर जो है ये पहले इसको देख लेते हैं कि ये प्रिवेंशन करती है 95% ऑफ हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, हमारी ज़मीन को बचाती है इसके असरात से, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारी ओजोन लेयर स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही हम यूवी रे से बच पाएंगे। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस एंथ्रोपोजेनिक एरा में मैंने अपने लिए खुद ही जो है वो चैलेंजेस क्रिएट कर लिए हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। होता क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो अर्थ जो है हीटअप हो रही है, उसकी वजह से जो हीट जो है ट्रैप हो रही है अर्थ के अंदर, उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद विंड करंट्स की बात करते हैं। विंड करंट्स जो हैं उसकी वजह से भी स्टॉर्म्स आते हैं, टोर्नाडोज आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, समुद्री तूफान वगैरह, ये सारे। ठीक है जी,
अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट के एटमॉस्फेयर के अंदर इसके अलावा और कौन कौन सी गैसेस हैं, उनका क्या रोल है जी। विंड करंट्स का मैंने आपको बताया कि विंड करंट्स के चेंज से, उनके फ्लक्चुएशन से साइक्लोन्स वगैरह आ रहे हैं। अब पॉल्यूटेंट्स की बात की थी, जैसे पॉल्यूटेंट्स थे फोग है, स्मोक है, केमिकल्स है, हार्मफुल गैसेस हैं। ये हैं जी अर्थ की डिफरेंट लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अलावा मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन। अगर एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की बात करें तो उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ गैसेस आती हैं। एक होती हैं कांस्टेंट गैसेस। कांस्टेंट गैसेस वो हैं जिनका विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल अगर एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है तो उसकी कंसंट्रेशन इतनी ही रहेगी। ऑक्सीजन है तो वो 21% है। वेरिएबल गैसेस है वो हैं कि जी जिनकी विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है, उसको हम इसीलिए ट्रेस गैसेस का नाम देते हैं जी। उसके बाद ये बहुत माइन्यूट सी कंसंट्रेशन होती है इनकी, और नेम इनके हैं आर्गोन, हीलियम, क्रिप्टोन, जीनोन, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ओजोन, ये सारे। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको पसंद आया होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो के पूरे कंटेंट को देखा करें, ताकि हम ये जो मेहनत करें ये आप व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको फर्दर शेयर करें, उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें। होप सो यू विल enjoy माई लेक्चर। और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए, अपने पसंद का कोई टॉपिक, तो यू कैन सजेस्ट मी। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय।